नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है और जब जब चैट विद सुरेंद्र वत्स की बातचीत की जाएगी तो आज जो एपिसोड आप देखने वाले हैं उसका जिक्र हमेशा होने वाला है। एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की जिंदगी को टच किया है। आज लोग अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हैं तो उनमें उनकी टेप्स, उनकी ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा योगदान है। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जैसे आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं टाइगर संतोष नायर साहब। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। आज का जो दिन है सर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हिंदुस्तान के जैसे करोड़ों लोग आपके फैन हैं तो उस लिस्ट में मेरा भी कहीं नाम आता है सर। मैंने लाइव आपको सुना है दिल्ली में और आपका जो ऑडियो वीडियो का एक सेट आता था सर, वो बहुत सारे सेट मैंने परचेज किए और जब भी मैं निराश होता था तो मैंने उनको सुन सुन के सीखा है। और आज आप मेरा रोमांच महसूस शायद नहीं कर पाएंगे कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच आपके शो में मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में 1985 से लगा हुआ हूँ। तो आज 1985 से 2020 हो गए तो 35 साल हो गए। और सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से बाहर भेजा गया था इनाम डायरेक्ट सेल्स कंपनी की तरफ से, इलेक्ट्रोलक्स की तरफ से। तो हम बर्लिन गए थे 1989 में और 1989 में पहला इंडियन था जो बाहर गया था और वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस अटेंड किया था। और तब से मैं सोच रहा था कि कोई तो होगा जो इंडिया में आवे। और वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर मेरे बाजू में एमवे के मालिक बैठे हुए थे, न्यूट्री मैट्रिक्स के मालिक बैठे हुए थे, ऑरिफ्लेम के मालिक बैठे हुए थे, एएमसी का मालिक बैठा हुआ था, एवॉन का मालिक बैठा था। दुनिया की हर टॉप डायरेक्ट सेल्स कंपनी का मालिक लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी 1989 में, आज से 31 साल पहले। और वहाँ पर जो मैंने माहौल देखा, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा और डायरेक्ट सेलिंग का जो पावर देखा कि मैं चाहता था कि कभी ना कभी वो पावर इंडिया में आवे। और मुझे लगता है कि ये आपने जो एक साल पहले शुरू किया था चैट विद सुरेंद्र वत्स यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया, ये उस रेवोल्यूशन का एक पहला पड़ाव है। और मेरा चाहत रहेगा कि हम और आप मिलके डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा और करें। इसके बारे में मेरे बहुत सारे आइडियाज़ है, बट पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, many wishes to you for launching this and bringing a direct sales revolution। एक रेवोल्यूशन ही आपने इंडिया में लाया, इसके लिए बहुत ही आभार मानता हूँ आपका। और मुझे इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच सर। हमारे व्यूवर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं सर। कुछ लोगों ने जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, हालांकि 3 दिन पहले हमने वीडियो डाला आपका कमिंग सून का, तो 700 के लगभग लोगों ने कमेंट किया सर अब तक। तो जैसे सत्यनारायण नेतम लिख रहे हैं, शेर आ रहा है। शेर आ रहा है। यस। सभय कुमार शर्मा ने लिखा है, सर आप मेरी इंस्पिरेशन है। नरेंद्र केआर सिंह ने लिखा है, नायर ऑन फायर, वंडरफुल एपिसोड होने वाला है। शिवा मल्होत्रा ने लिखा है, वाओ माइंड ब्लोइंग न्यूज। विवेक तिवारी ने लिखा है, सर नायर सर इज ग्रेट मैन। नायर सर मेरे आइडियल हैं, उनकी फिलोसफी सेल्स व मार्केटिंग को फाड़ देने वाली है। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर मेरे पास में। ये लोगों का प्यार है और लोगों ने ही हमें बनाया है जो भी हम आज हैं।
और हमारा ये कंटिन्यूस प्रयास टू इम्प्रूव माई सेल्फ लोगों तक बना रहने का ये ज़रिया है हमारा। तो बहुत ये सभी लोग और हर वो इंसान जिसने हमारे बारे में लिखा और जिसने नहीं भी लिखा हो वक्त न मिलने की वजह से, सबका आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे बढ़े सर, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पिछले दिनों सर हमारे मेहमान थे राजेश टैगोर जी। शायद तो हमारा 13 एपिसोड था, शुरुआत ही थी उन दिनों। तो हमने टैगोर साहब से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप नायर साहब को निमंत्रण भेजिए, और राजेश टैगोर की वजह से ही आप सर हमारे शो पे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ सर आपको भी और व्यूअर्स को भी। ओके। गुरु श्री संतोष नायर जी हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा है। उनके दया से मैं अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, अच्छी बातें करने को मिले, और उनके गाइडेंस रहा तो मैंने बहुत सारे गलतियां जो लोग करते वो सब नहीं किया, क्योंकि गुरु थे। हाँ जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। संतोष नायर साहब को लेके हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी। तो हम आपके माध्यम से नायर साहब को निमंत्रण भेज रहे हैं। हाँ जी। कि उनसे आप अनुरोध कीजिएगा, एक दिन वो भी हमारे चैनल पे आएंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर, मैं उनको बता दूंगा। बहुत बड़े शख्स हैं, मगर बहुत सिंपल आदमी है, बहुत खूबसूरत आदमी है। वो कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने उनको सुना है और उनमें प्राण आ गए हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से मैं एक हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास कम से कम 3000 किताब है, 3000 ऑडियो से, करीबन 1500 वीडियो से, दुनिया के हर प्रकार के ट्रेनर के हैं, और उन सबसे बेहतर है संतोष नायर जी। उनका जो बोलते हैं वो मेरे को ज़्यादा ये होता है। तो संतोष नायर साहब के साथ जब मुलाकात हुआ पहली बार 1998 में, उस वक्त मैं भी ट्रेनिंग देता था। मैं 2-2, 3-3 घंटे का ट्रेनिंग देता था और पूरा थक जाता था। तो मैं देखा कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 तक नायर साहब ऐसा जबरदस्त एनर्जी के साथ ट्रेनिंग देते, 3 दिन लगातार ट्रेनिंग, थके ही नहीं। तो मैं जाके पूछा उनको कि सर, मैं 3 घंटे में थक जाता हूँ, आप 12-12 घंटा काम करते, इतना एनर्जी के साथ ट्रेनिंग, थकते कैसे नहीं? तो उन्होंने मुझे 1 मिनट का एक भाषण दिया था। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि राजेश, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रश करता हूँ, 5:30 बजे जुहू बीच में जाता हूँ, लगातार 25 मिनट दौड़ता हूँ, उसके बाद मैं स्किपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बगैर रुके कंटिन्यूसली पसीना बहाता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, ऐसा 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 ये करता हूँ। और ये करने की वजह से मुझे थकावट नहीं होती है। अच्छा। तो वो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से कहा, आज भी मुझे वो चीज़ उतना ही फ्रेशली सुनाई देता है, और मेरे दिमाग में उतर गया। अगले दिन से मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज 1998। पहला दिन मैं दौड़ नहीं पा रहा था, मगर मैंने फैसला किया कि जीवन भर दौड़ूंगा। तो 98 से आज 2019, पिछले मैं कहूँगा कि 21 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। राजेश टैगोर मेरे बड़े प्रिय मित्र रहे हैं और मेरे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, और हमारे साथ स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में बहुत काम किया उन्होंने। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बेचार्ज बादशाह है वो। मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जो इंसाइटफुल, और जो मतलब इतने साल से ट्रेनिंग में हैं, रोज़ नया करते हैं, कुछ ना कुछ गेम्स या कुछ ना कुछ नया करते हुए। अभी हमने एंटरप्रेन्योर ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बोल के एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का एक गुरुकुल बोल के प्रोग्राम किया था 3 दिन का। तो वहाँ पर भी 3 दिन मेरे साथ थे। बहुत ही एनर्जेटिक, इंसाइटफुल और डायनामिक इंसान। थैंक यू वेरी मच राजेश टैगोर फॉर मेकिंग सच वंडरफुल थॉट्स अबाउट मी। थैंक यू सो मच। और सर, एक मेरा और क्यूरियोसिटी है, आपकी मदर टंग तो शायद मलयालम रही है, और जिस प्रकार आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी पे जो आपका कमांड है और जो शब्दों का चुनाव आप करते हैं सर, आपका जो कमिंग सून वाला वीडियो था उसमें आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ और धजिया उड़ाने वाला हूँ आपकी सोच की। तो ये कैसे, मतलब इतनी पकड़, मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो शर्मा जाएं आपके सामने? तो हर चीज़ एक आदत होती है, और कम्युनिकेशन भी एक आदत है। और कम्युनिकेशन, जब मेरे फादर बोलते थे, जब बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि उसमें वो मलयालम एक्सेंट आता था, केरला वाले का एक्सेंट आता था। बोलते ना, जैसे मुंह खोला ये गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग है। तो हमने चाहा कि हमारे लैंग्वेज में वो मलयालम एक्सेंट ना आवे, और इसीलिए हमने रजनीश के बहुत सारे सीडी सुने, हमने अलग अलग बड़े बड़े लोगों के सीडी सुने, और हमने जानबूझ के प्रयास किया शब्दों का, उच्चारण का, और हमने बहुत सारा मेहनत किया ये वर्ड्स को लाने में, शब्दकोश को जो है वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया। और हर दूसरे तीसरे दिन एक नया हिंदी वर्ड को उठा के अपने अंदर डालना, ये हमारा नेशनल पास टाइम रहा। बिकॉज जब आप एक पब्लिक स्पीकर है तो हम जैसे बोलते हैं ना, धर पकड़ होल्ड कैच,
धर का मतलब भी वही है, होल्ड का मतलब भी वही है, कैच का मतलब भी वही है, धर पकड़ होल्ड कैच। अब किसी को धर समझ में आता है, किसी को होल्ड समझ में आता है, किसी को पकड़ समझ में आता है। तो जब आप 1000 जन को एड्रेस कर रहे हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तक हमारा मैसेज ना पहुंचे। इसके लिए लैंग्वेज का उच्चारण करना, लैंग्वेज का यूज़ करना, वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमने बहुत प्रयास किया, आज भी कर रहे हैं। 35 साल से हमने अपने हिंदी को इम्प्रूव करने का एक अभियान जो शुरू हुआ था, वो एक फ्रीडम मूवमेंट की मार्फत ख़त्म ही नहीं हो रही है, और हो सकता है कि और 65 साल के बाद जब 120 की उम्र में हम मरेंगे तब हमारे साथ ही उसकी मौत होगी। सर, जैसा आप बोलते हैं कि हर रोज़ 1% अपने आप को अपने 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 अंदर बदलाव लेके आइए, सीखिए नया, तो उसको आप खुद 100% फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मेरा ये मानना है, और मैंने बहुत पहले जेम्स क्लियर साहब का एक किताब पढ़ा था, एटॉमिक हैबिट्स बोल के। आदतों के ऊपर बात होती है। एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक यानी एटम यानी छोटा, एटम, कई एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। आदत भी एक मॉलिक्यूल की माफत है। वो डायरेक्ट नहीं बनती, वो कई छोटे 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 अटेम्प्ट्स करने के बाद एक आदत बनती है, एक रिफाइनमेंट होता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन स्पीकर बने, अब बेहतरीन स्पीकर बनना वो एक आउटकम है। अब वो आउटकम जो है वो अल्टीमेट एम है आपका, कि मैं अच्छा नंबर 1 रहूं, मैं नंबर 1 बेचूं, मेरा 1:1 सेल्स रेशियो हो जावे, ये मेरा वजन कम हो जावे। तो ये सब आउटकम्स हैं। वहाँ तक पहुँचने लोग क्या करते हैं, लोग आउटकम की तरफ देखते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि आउटकम बहुत बड़ा होता है। दुनिया का बेहतरीन स्पीकर बनना, ये आउटकम जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको 1% इम्प्रूवमेंट करना है आपके कम्युनिकेशन में। तो आप कहाँ बैठे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका फ्लो ऑफ वर्ड्स क्या है, 1% आपको इम्प्रूव करना है उस क्षेत्र में। लैंग्वेज इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। सेल्स इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। हेल्थ इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। 1% आप अपने आप में वो दिन, 1 डे में 1% इम्प्रूवमेंट, टाइनी चेंजेस जिसको बोलते हैं, वेरी मार्जिनल टाइनी स्मॉल चेंजेस आपको 1% करनी है। अगर आपने उस क्षेत्र में लगे रहे, 1% इंप्रूव करते रहे, तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आप उस क्षेत्र में 37 टाइम्स इंप्रूव हो चुके होंगे। 37 टाइम्स, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 64 होता है। तो ये जो कंपाउंडिंग होता है, इनिशियल डेज में जो आप इंप्रूव कर रहे हैं उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, बाद में कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कंपाउंडिंग, आपका कम्युनिकेशन में कंपाउंडिंग हो सकता है, सेल्स में कंपाउंडिंग हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग में कंपाउंडिंग हो सकता है, वजन में कंपाउंडिंग हो सकता है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, सेल्स में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, रिश्तों में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। एंड कंपाउंडिंग जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो आदतें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो अगर पॉजिटिव आदत के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपको मिलेगा, और नेगेटिव आदतों के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी जो वो क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा 1 साल में। 1 साल में या तो 0 हो जाएगा, या 1 साल में 37 टाइम्स आप उस क्षेत्र में इंप्रूव हो जाएंगे। 37 टाइम्स, जस्ट इमेजिन कीजिए व्हाट इज द पावर ऑफ दैट पर्सन जो 37 टाइम्स, यानी 37 टाइम्स यानी 100 इंटू 37 हो गया, मतलब कितना उसका प्रभाव होगा। और आप उसके जीते जागते उदाहरण हैं सर, जो आपका हिंदी भाषा की जो पकड़ है। और देखिए मोटिवेशन में सर आपके पास अच्छा अगर शब्दकोश है तभी आप शब्द आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल। तो आप उसके परफेक्ट एग्जांपल हैं सर। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। या। और मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूँ, आज हम लोग बॉम्बे में हैं, सर के ऑफिस में हैं। हाँ। और सर के ऑफिस में आप देख सकते हैं सर का जो खजाना है वो हमारे सामने है। इस बारे में भी हम लोग थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। हम सबसे पहले सर आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। बैकग्राउंड में आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ मुंबई। 1964 का जन्मा हूँ, अभी 55 का हो गया हूँ। फादर के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे नहीं थे, और महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड से जब्ती का नोटिस आ चुका था, और
बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि पैसे नहीं है। किराने वाला आ जाता था घर में और डॉक्टर का आदमी आ जाता, कंपाउंडर के नायर साहब पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। इस तरह की एक माली हालत थी और हमेशा एक जुनून था कि कुछ इस क्षेत्र से बाहर निकलो। तो 1983 में हमने न्यूज़पेपर का काम शुरू किया। सुबह न्यूज़पेपर डालते थे, उसके बाद कॉलेज में जाते थे, SYB कॉम में पढ़ाई करते थे, तभी दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करते, रात को ट्यूशन लेते थे। और 1985 में रात चलते चलते स्कूल में हमने जब साथ में पढ़ाई किया तो स्वामीनाथन अय्यर वो जब मिले, उसने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो हमने ये सब बताया। तब उसने कहा कि इससे तो तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा, न्यूज़पेपर का धंधा करके कोई आदमी आज तक बड़ा आदमी नहीं बना। और हमारे गली का जो कुलकर्णी है 35 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा है, वो अभी आया है स्कूटर पे, तो तू भी बहुत बड़ा आदमी नहीं बनेगा। और ट्यूशन लेके तू 1 ट्यूशन लेगा, 2 ट्यूशन लेगा, आज तेरी जो पगार है ना, 1 ट्यूशन का 100 रुपये है, दूसरा का 200 हो जाएगा। और अकाउंटेंट को नौकरी में आज 400 रुपये मिल रहा है, कल 600 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 900। 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी तो किस तरह का कमाई होगा, 6-7 हज़ार रुपये कमाई होगा, किस तरह का जीवन को जिएगा, किस तरह के अपने बीवी बच्चों को लाइफ देगा। तू जैसा तेरा फादर ने जिस तरह से बहुत कुछ बड़ा नहीं दे सका, तू भी अपने बच्चों को बड़ा नहीं दे सकेगा। मैंने बोला यार स्वामीनाथन अय्यर डरा मत, करना क्या ये बता। तब उसने कहा ज़िंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है और अपने चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी को अगर जीनी है, ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, तो सेल्स में आ जाना है, डायरेक्ट सेल्स में आ जाना है। और तब से लेके आज से 35 साल पहले यूरेका फोर्स में जब मैंने काम चालू किया, तब से 35 साल से डायरेक्ट सेल्स में रहा हूँ। और पूरी ज़िंदगी जो मेरी बनी है, आज जो लाखों करोड़ों रुपये हम कमाए हैं, वो सब डायरेक्ट सेल्स की वजह से है। और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस प्रोफेशन का, इस सेल्स का प्रोफेशन का, जिसने हमें सब कुछ दिया। तो ये है छोटा सा बैकग्राउंड। सर, सेल्स जो प्रोफेशन है, आपकी जो अचीवमेंट है, इतना बड़ा नाम आपका है और आप कह रहे हैं कि सेल्स से बने हैं, लेकिन सेल्स प्रोफेशन में जब व्यक्ति आने की सोचता है तो वो हेजिटेट करते हैं, उनको लगता है कि यार लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, रिजेक्शन मिलेगा। तो वो जो हेजिटेशन है उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, हर क्षेत्र में हेजिटेशन तो होता है। जब अमिताभ एक्टिंग के फील्ड में जा रहा था, एडवर्टाइजिंग के फील्ड से, जब कोई भी आदमी अपना फील्ड को बदलता है, एक हाउसवाइफ जब डायरेक्ट सेल्स में आती है और जब एक कोई भी आदमी प्रोफेशन की तरफ जाता है, उसे उस प्रोफेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यही मैंने स्वामीनाथन अय्यर से पूछा था, उसने कहा कि सेल्स में आ जा, अपनी चाहतों को पूरा कर। मैंने यार सेल्स के बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तब उसने कहा कि कोई भी आदमी कोई भी क्षेत्र में आने के पहले उस क्षेत्र के बारे में तो उसे मालूमात नहीं होती। क्षेत्र में आने के बाद उस क्षेत्र की परिभाषा को समझने के बाद उस क्षेत्र की गहराई में अगर आप उतरोगे, आप एक्टिंग ले लो, फैशन डिज़ाइनिंग ले लो, आप पब्लिक स्पीकिंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो, उस क्षेत्र में आने के पहले उस क्षेत्र के बारे में तो आपको कोई नॉलेज होगा ही नहीं। उस क्षेत्र में आने के बाद उस क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई अगर आप करोगे, तब जाके आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगा। और हर क्षेत्र में हिचकिचाहट होती है, हर क्षेत्र में हिचकिचाहट होती है। आप अगर समझ सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स में चला गया तो मुझे क्या हिचकिचाहट नहीं होगी। आज अगर मैंने सब कुछ छोड़ के अगर मैं एक्टिंग की दुनिया में चला गया तो क्या मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी? हर आदमी को होता है, लेकिन वो आने के बाद जब उसकी वो मास्टरी करता है उस प्रोफेशन का, तब वो डर निकल जाता है, वो हिचकिचाहट निकल जाता है। वंडरफुल सर। आज के टाइम में जिस प्रकार से इंडिया में सर जॉब्स की कमी हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे युवा हैं हमारे देश में जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या अभी कंप्लीट होने वाली है उनकी, तो वो अगर सेल्स को और डायरेक्ट सेल को अगर एज ए कैरियर चुने तो वो चुनाव सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। बिकॉज 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। जिस तरीके से ये दुनिया बदल रही है, जिस स्पीड से ये दुनिया बदल रही है, और टेक्नोलॉजी जिस चीज़ से ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इसकी वजह से नौकरियां अब ज़्यादा पैदा होने वाली नहीं है। और बड़े कंपनियां जो हैं वो नौकरियां बिल्कुल ही पैदा नहीं कर रही। आप मिसाल के तौर में देख लो, एक फैक्ट्री में मर्सिडीज बेंज का 2000 आदमी काम कर रहे थे। अब उसने क्या कर दिया, 2000 आदमी में से एक आदमी को रखा, 1999 आदमी को निकाल दिया। अब वो पूरी फैक्ट्री चलती है एक आदमी से, और वो पूरा रोबोट चलाता है वो फैक्ट्री। तो 2000 लोगों की नौकरी तो चली गई।
इसी तरह से हजारों लोगों की नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से, मशीन लर्निंग की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और रोबोट की वजह से बहुत सारी जाने वाली, तो नौकरियां कहाँ से पैदा होगी? सो द फ्यूचर ऑफ पीपल बिगिंस विथ एंटरप्रेन्योरशिप। हर आदमी को धंधा चालू करना चाहिए, हर लड़का हर लड़की जो भी गांव में है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी में जो है, टियर 1 में भी जो है, उससे अपना खुद का धंधा चालू करना चाहिए। और धंधे को चालू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहला क्वालिटी तो सेल्स का ही होता है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसे बेचना पड़ेगा, आपके पास एक आइडिया है तो उसे बेचना पड़ेगा, आपके पास एक ख्याल है उसे बेचना पड़ेगा। हाँ, खाली ये है कि एक डिसरप्टिव आइडिया होना चाहिए, वो नया आइडिया होना चाहिए, वो एक रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक डिसरप्टिव आइडिया है तो आप उसको ले सकते हैं, और सेल्स ही है जो सबसे पहला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो आइडिया को 10 आदमी पैसा नहीं देगा तब तक उस आइडिया में तो दम है नहीं। एंड देयरफॉर द फ्यूचर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हेन एन एंटरप्रेन्योर डेवलप सेल्स एबिलिटीज। और ये तो लाइफ स्किल है, सेलिंग तो लाइफ स्किल है। आपको एक लड़की पटाना है तो सेल्स आपके आने होनी है, आपको कोई भी काम आपकी वाइफ से कराना, हस्बैंड से कराना है, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है कोई शहर में जो जाना नहीं चाहता, आपको यहाँ से दिल्ली से किसी को आपको जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफ़र करना है, आपको बम्बई से किसी को सूरत ट्रांसफ़र करना है, यू हैव टू सेल द आइडिया। यू हैव वी आर सेलिंग आइडियाज ऑल द टाइम। सो जो आदमी को सेल्स आ गई वो हर क्षण हर आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपना काम निकाल सकता है। सेल्स इतना महान प्रोफेशन है, इसकी मास्टरी आप सेल्स में हो या ना हो आपको करनी चाहिए। वंडरफुल सर। और आप उसके एग्जाम्पल हैं सर कि अगर सेल्स करते हैं तो फिर संतोष नायर साहब, बहुत सारे लोगों ने सर प्रश्न किया है कि हम संतोष नायर साहब जैसा बनना चाहते हैं, बिल्कुल उन जैसा बनना चाहते हैं तो सेल्स में। हाँ, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस है। मतलब कुछ लोग कहते हैं आप जैसा स्पीकर बनना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो ऊर्जा का लेवल चाहिए। तो सेल्स से मतलब आप क्रेडिट देते हैं कि जो कुछ भी हैं सेल्स ही उसका मुख्य आधार रहा है। वो मुख्य आधार खाली सेल्स में आने से काम नहीं चलेगा वत्सल। सबसे पहला 2-3 बातें कहना चाहूँगा। हमने जब सेल्स जो है ना, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक सेल्स को नौकरी करके देखता है, ही इज़ टेकिंग इट एज ए जॉब, और एक होता है सेल्स को एज ए प्रोफेशन लेते हैं। मैंने सेल्स को 1985 में जब मैं यूरेका फोर्स में आया, मैंने सेल्स को एज ए नौकरी नहीं लिया, मैंने उसको एज ए प्रोफेशन लिया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौकरी एंड प्रोफेशन। अगर आप नौकरी करके लेंगे तो थक जाएंगे, सेल्स के रिजेक्शन को आप फेस नहीं कर पाएंगे, आपको हर टाइम कस्टमर एग्जामिन कर रहा है, आपकी धजिया उड़ा देगा, वो आपको अपोजिशन देगा और आप अपने आइडियाज को बेच नहीं पाएंगे। अगर आप सेल्स में एज ए नौकरी करने के लिए आए हैं, अब वजह वो MLM का सेल्स हो, डायरेक्ट सेल्स हो, आप डीलर सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स हो, रिटेल सेल्स हो, अगर आपने इसको नौकरी करके लिया तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको एज ए प्रोफेशन लिया तो मैंने सेल्स को एज ए नॉटली, सबसे पहला तो आपको चुनना पड़ता है एक प्रोफेशन। जैसे अमिताभ ने एक्टिंग को चुना, विराट कोहली ने क्रिकेट को चुना, विश्वनाथन आनंद ने चेस को चुना, मैंने सेल्स को चुना। तो सबसे पहला आपको चुनना पड़ता है एक प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशन को चुनना एक बात है, उसमें प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। ए प्रोफेशनल का डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं, ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट एट विल विदाउट बीइंग गाइडेड, विदाउट बीइंग मोटिवेटेड, विदाउट बीइंग डायरेक्टेड, विदाउट बीइंग फॉलोड अप, विदाउट बीइंग टोल्ड, विदाउट बीइंग रिप्ड, विदाउट बीइंग इंस्पायर्ड, without being motivated, without being kicked or raped or whatever you might call it, एक प्रोफेशनल वो आदमी होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है बिना कोई आदमी उसको मॉनिटर करे, उसे याद दिलाना नहीं पड़ता, उसे बताना नहीं पड़ता बेटा उठ फील्ड में जा, बेटा काम कर, बेटा पढ़ाई कर, बेटा अपने आप को अपग्रेड कर। ये बोले बिना जो ये काम कर सकता है वही एक ट्रू प्रोफेशनल होता है। और दूसरी बात, ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। रिजल्ट एट विल इसका मतलब है, अगर मैं चाहूँ, मुझे अभी आज सुबह 11 हो गया सुबह, तो आप चाहते हैं कि आज शाम को 10 लाख रुपया चाहिए आपको, आप मेरे साथ चलिए, एक आदमी को मिलता हूँ, मैं 10 लाख उठा लेता हूँ। अगर कल सुबह मेरे को 10 लाख चाहिए तो मैं एक आदमी के पास जाऊंगा, 4 डायलॉग मारूंगा, 10 लाख उठा लूंगा। इसका मतलब है कि आई एम इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। जब चाहूं मैं रिजल्ट पैदा कर सकता हूं, ये एक प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ईज होते हैं, 4 ई। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एग्जामिनेशन,
ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एथिक्स। सबसे पहला कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, डॉक्टरी ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, आर्किटेक्ट ले लो, सबसे पहला वो ई करता है एजुकेशन। वो कोई बहुत बड़ा मणिपाल इंस्टीट्यूट में जाता है, 4 से 5 साल का कोर्स करता है, हर दिन 10-10 हर दिन वो 5-5 हज़ार वाली किताब, 5,000 पेज वाली किताब पढ़ता है, बॉडी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। और वो कोई मनोहर कहानियाँ नहीं पढ़ रहा है वहाँ पर बैठ के हॉस्टल में, वो उसकी मास्टरी कर रहा है। तो सबसे पहला तो एजुकेशन। उसके बाद अगर उसने जाके डीन को बोल दिया सर मैंने तो सब किताब पढ़ ली, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए, डॉक्टर संतोष नायर का तो दे नहीं सकते, वो बोलेगा बेटा एग्जाम लिखो। तो सेकंड ई इज नोन एज एग्जाम। एग्जाम में आपने वो आंसर को रिप्रोड्यूस किया कि नहीं, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है डॉक्टर सुरेंद्र वट्स या डॉक्टर संतोष नायर का। और उसके बाद आता है थर्ड ई विच इज नोन एज एक्सपीरियंस। आप किसी बड़े डॉक्टर के उधर या बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। और फिर एथिक्स, सच्चाई और ट्रुथफुलनेस और इंटीग्रिटी के साथ आप अपना धंधा चालू करते हैं। 4 ईज होते हैं, एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस और एथिक्स। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग आते हैं ये डायरेक्ट सेल्स के इंडस्ट्री में, उन्होंने पहला वाला ई खत्म ही नहीं किया, उन्होंने ई किया ही नहीं, एजुकेशन किया ही नहीं। जैसे राजेश टैगोर साहब अभी बता रहे थे 3,000 किताब उनके पास पढ़े हैं, मैंने 400 किताबें सेल्स की पढ़ी है, 1,1500 सीडी सुनी है। और उसको करने की वजह से, वो एजुकेशन को पूरा करने की वजह से, एग्ज़ाम जो है, आप पहला वाला ई पूरा करो या ना करो, आपका सेकंड ई तो चलता ही रहेगा। यानी एग्ज़ाम आपका कस्टमर ले रहा है, और अगर आपने एजुकेशन नहीं किया तो आप रोज़ फेल होने वाले हो। और हमने और राजेश टैगोर ने और बाकी लोगों ने वो पूरी किताबें पढ़ के ऐसी चाट के उसके अंदर की एक एक डायलॉग को, जिग जिगलर का डायलॉग को, ब्रायन ट्रेसी के डायलॉग को, जैक डेली के डायलॉग को ऐसे अंदर उतार दिया। और फिर अपने खुद के डायलॉग हमने जो मैन्युफैक्चर किए, इसकी वजह से हमने कोई कॉलेज में नहीं गए, लेकिन हमने 5 साल का जो कोर्स है, जो कॉलेज में गए बिना हमने पूरा किया। और उस एजुकेशन को पूरा करने की वजह से हमें जो एग्जाम लिया जा रहा है, सेकेंड ई, हम पास हो रहे। तो पहले हम 50 के पास जाते थे तो 1 को बेचते थे, फिर हमने एजुकेशन किया, 30 के पास जाते तो 1 को बेचते थे, फिर हम 10 जन के पास जाते तो 1 को बेचते, 3 के पास जाते 1 को बेचते, और अभी 35 साल का रिकॉर्ड है, 1 के पास जाते 1 को बेचते। 1:1 सेल्स रेशियो है पिछले 35 ईयर्स में। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके नज़र के रेडियस में, मेरे नज़र के रेडियस में अगर आ गया तो उसकी मौत निश्चिंत है। मतलब वो अपना अंडरवेयर गिरवी रख के अपने को चेक दे देगा, वो अपना घड़ी बेच के अपने को चेक दे देगा। हम ऐसी उससे बात करेंगे कि उसे चेक दिए बिना वो जा नहीं सकता। 1:1 का सेल्स रेशियो। अब देखिए ई का इंपॉर्टेंस देखिए, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देखिए। आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एट विल अगर आपने पहला वाला ई को पूरा किया। फिर ई सेकंड वाला एग्जामिनेशन, और फिर थर्ड है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का बैड रहता है, इसीलिए सेल्स से उनको नफरत है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये है कि आपको रोज एग्जाम में रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, बोलते हैं सोच के बताएंगे, चले जाओ, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भगा देते हैं। तो पहला वाला ये नहीं किया, रोज भगाते हैं। एक्सपीरियंस इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वाई दे आर अपसेट दैट सेल्स में ज़्यादा उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। और लास्ट में ऐसे लोग जो जिनका एक्सपीरियंस खराब है, वो एथिक्स तो फॉलो नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे। अगर आप देखिए तो जितने भी लोग MLM में झूठ बोल रहे हैं या डायरेक्ट सेल्स में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इनका एक्सपीरियंस पुअर है, कैसे भी करके धंधा करने के लिए वो झूठ का इस्तेमाल करते हैं। और वो बंद होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो होने वाला नहीं है, तो उससे इंडस्ट्री हर्ट होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जो ये लोग सुन रहे हैं, वो कोई भी काम गलत ना करें, कोई भी डायलॉग गलत ना बोले, झूठ ना बोले, सच्चाई के रास्ते पे चले। यही मैं एडवाइस करूंगा। तो 4 ईज के ऊपर आपको काम करना है, प्रोफेशनल बनना है, रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकोगे एट विल। और सबसे मेन एक और बात याद है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, एक होता है ना गली का क्रिकेट होता है, और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट, विराट कोहली वाली। विराट कोहली वाली क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, और गली का क्रिकेट तो आपने भी खेला होगा, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने खेला होगा, ये जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं सब ने गली का क्रिकेट खेला। एक होता है चेस और एक होता है विश्वनाथन आनंद का प्रोफेशनल चेस। एक होता है बैडमिंटन जो आपने खेला और जो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं बीच बीच में बैडमिंटन खेलता हूँ। एक होता है बैडमिंटन जो गली का बैडमिंटन होता है, और एक होता है सानिया नेहवाल का बैडमिंटन। सानिया नेहवाल का जो बैडमिंटन है, विराट कोहली का जो क्रिकेट है,
संतोष नायर का जो सेल्स प्रोफेशन है, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया है। आप गली का क्रिकेट में कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई आपको देख नहीं रहा, आप खुद भी देख नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप लिख नहीं रहे, लेकिन विराट कोहली का जो क्रिकेट है इसमें बहुत सारा रियाज होता है। 3 to 4 आवर्स वो रियाज करता है, जॉगिंग करता है, स्टेमिना के लिए मेडिटेशन करता है और प्रैक्टिस करता है। सुना है जाकिर हुसैन जो कि एक प्रोफेशनल तबला वादक है, वो सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। और हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के भाई लोग हैं, रियाज किए बिना वो तबला लेके कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। हम वो लोग हैं जो तबला ले लिए, हमने तबले का ध्यान नहीं किया, रियाज किया नहीं, पहला वाला ही खत्म नहीं किया, तबला लेके कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर हमारा बजा देता है, तबला तो बजती नहीं। अच्छा, कभी कभी आप तबला बजा भी लेते हो तो सही हो जाता है, तो आपको भी नहीं मालूम कि बजा कैसे, सही बजा कैसे, क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया। एंड देयरफॉर आपको गली का क्रिकेट नहीं खेलना है सेल्स में, आपको विराट कोहली का सेल्स का गेम खेलना है, आपको सानिया नेहवाल का गेम खेलना है, आपको विश्वनाथन आनंद का चेस खेलना है। अगर आप चेस में हैं, अगर आप सेल्स में हो, तो उस तरह का आपको काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंटरव्यू है ना सर, अब तक का हमारा सबसे लंबा इंटरव्यू हुआ है और हम इसको टुकड़ों में डालेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और आपसे सर 1-2 चीजें मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ। आपसे उम्मीदें बहुत हैं सर देश को, मतलब पहले तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को थी, अब देश के युवाओं को है और लोग इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बदलाव कर देंगे आप, जिस प्रकार की आपकी नेचर रही है। तो आपकी सेवाएं और आपका आशीर्वाद हमें आगे भी चाहिए सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे अपना ये आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए सर। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेंद्र वत्स साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चैट विद सुरेंद्र वत्स का ये प्रोग्राम और इसके अंदर जितने भी लोग आए और आने वाले दिनों में जितने लोग आने वाले हैं और नई नई चीज़ें, सुरेंद्र वत्स यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूँ उनकी आंखों में, वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। बहुत ही बड़ा, उम्दा और गहरा काम अभी तो इन्होंने अंगड़ाई ली है, अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं दिखाए हैं। पिक्चर तो लंबी बात है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिखाया कि ये लोग क्या कर सकते हैं और ये वो कर सके, इसके लिए भगवान उनको वो शक्ति देवे, वो कॉन्फिडेंस देवे, वो एनर्जी देवे, वो उत्साह देवे और वो प्रज्ञा और विजडम देवे, जिससे कि वो करोड़ों लोगों तक, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में और सब जगह पे इनका चैनल पहुँचे और इनका नाम पहुँचे और ये विश्व रूपी लीडर बने और विश्व में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने का, रूपांतरण करने का काम और ठेका जो इन्होंने लिया है, इसमें हमेशा इनका हेल्थ भी और एनर्जी भी बना रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली मॉर्निंग विथ मी एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप लोग बहुत लंबे टाइम से मेरे को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री संतोष नायर साहब। मोटिवेशन तो छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग जानते हैं, कितना बड़ा कंपनी रन कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदले हैं और अभी तो 55 इयर्स के हैं, 65 इयर्स और बड़ा काम करने का इरादा रखते हैं। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। इसी प्रकार अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।